नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और साथ ही आशीषा अध्वर्यु। हो जाइए तैयार अपने सवालों के साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे, शुरुआती आधे घंटे योर स्टॉक्स और उसके बाद शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम एक बड़ा हिस्सा आपके सवालों और उस पर एक्सपर्ट्स की सलाह का कवर करते हैं। सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिए, स्क्रीन के एक हिस्से में ये वो जरिया है जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप जाकर वहां पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। पैटर्न याद रखिए, पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, इसके बाद जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो, और नजरिया आपका क्या है। याद रखिए, इनमें से कोई जानकारी अगर अधूरी रहेगी तो हम आपके सवाल को शामिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कई ऐसे स्टॉक्स जिन पर आप राय जानना चाहते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं होते हैं, तो इस वजह से कई बार हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते। लेकिन कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा सवालों को हम शामिल करें। इन सब के बीच में जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप देखिए कि आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि जिस बैंक निफ्टी ने कल रिकॉर्ड स्तरों को छुआ, वहां पर अब लाल निशान में कारोबार होता हुआ, लेकिन अभी भी 54,000 के स्तर पर टिका हुआ बैंक निफ्टी। वहीं बात करें निफ्टी की, तो यहां पर 25,950 के पास इस वक्त निफ्टी। सेंसेक्स आज नए स्तरों पर 85,000 के स्तर को टच करता हुआ। आज अगर हम निफ्टी 50 गेनर्स को देखें तो टाटा स्टील देखिए आज लगभग 3.25% ऊपर। आज हम देख रहे हैं मेटल शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, उसका असर देखिए। हिंडाल्को भी गेनर्स की सूची में है, 2.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा पावर ग्रिड 2% ऊपर, जीएसडब्ल्यू स्टील 0.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। नेस्ले, एचडीएफसी बैंक और बीपीसीएल में लगभग 1% की तेजी हम देख पा रहे हैं। दबाव जो है वो एक बार फिर जो आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर नजर आ रहा है। एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आज निफ्टी 50 लूजर्स की कैटेगरी में हैं। इसके अलावा एचयूएल और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स भी आज यहां पर दबाव नजर आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है, 1385 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1099 लगभग 1100 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में उन पर दबाव नजर आता हुआ। चलिए चर्चा में शामिल करते हैं अपने साथ बेहद खास मेहमान को। हमारे साथ आज फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ी हुई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि आज बैंक निफ्टी दबाव में जरूर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 54,000 का जो स्तर है अभी भी उसको थामे हुए है। निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी बेहतर संकेत देते हुए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत है, मेटल में हम एक्शन अच्छा खासा देख रहे हैं। बताइए यहां से इंडेक्स पर नजरिया क्या आपको नजर आता है? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इंडेक्स की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम निफ्टी की तरफ अगर जाते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पे कल और आज की सेशन में दोनों में ही एक कंसोलिडेटेड यहाँ पे जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मोमेंटम यहाँ पे जो है वो हल्का सा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट सपोर्ट लेवल्स जो है वो कायम है अभी भी। ओवरऑल बुलिश एक्शन जो है वो यहाँ पे अभी भी बरकरार है। आपको ऊपर की तरफ ही टिक्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नजरिया ऑन द ब्रॉडर चार्ट पर्सपेक्टिव अगर आप डेलीज पे भी देखते हैं तो बुलिश साइड का ही बनता है, और इंट्राडे अगर हम 30 मिनट्स के भी चार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो बुलिश साइड का ही नजरिया यहाँ पे बनता है। सपोर्ट लेवल्स जो यहाँ पे निफ्टी में खास करके वॉच आउट करने को रहेंगे वो है 25,800 का स्तर। 25,800 के स्तर के ऊपर जहां तक हम टिके हुए हैं निफ्टी के अंदर, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग एक्शन है वो कंटिन्यू करता रहेगा ऑन द फर्दर बाय साइड। और अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ अब हम रुक करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी डेफिनेटली आज के दिन के ऊपरी स्तर से हमें एक माइनर सी करेक्शन देखने को मिल रही है, बट इसे मैं करेक्शन भी नहीं कहूंगी, एक छोटी सी गिरावट है, बट जो सपोर्ट लेवल्स है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। 53,900 का लेवल इंट्राडे चार्ट्स के अंदर काफी अहम बन जाएगा। इन लेवल्स को जहां तक बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, कोई भी चिंताजनक यहाँ पे संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड का ही है। हाँ, ये जरूर होता है इंडेक्स के अंदर कि एक तरफा हमने यहाँ पे बुलिश रनअप
देखा है तो थोड़ा सा एक एक्सर्शन या फिर जो मोमेंटम मिसिंग है वो कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे नजरिया कोई भी यहाँ पे एक चिंताजनक वाला नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप बुलिश साइड के ही ट्रेड्स लेके चले। ओवरऑल सेक्टर्स में भी आप देखें तो काफी सारे सेक्टर्स जैसे मेटल्स में आज अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिल रही है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो पीएसई सेक्टर्स भी जो है वहां पे भी आपको वहां पे बाइंग देखने को मिल रही है। पावर साइड में भी पावर ग्रिड का स्टॉक है, वहां पर भी आपको एक बुलिश साइड का ही यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल नजरिया यहाँ पे हम बुलिश साइड का लेके चलेंगे। बिल्कुल, तो ये राय है इंडेक्स लेवल पर। आगे बढ़ते हैं, सफदर हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल बताएं। मैं एसबीआई का 401 शेयर रखा हूँ 782 के रेट से, क्या करना चाहिए मुझे? ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप ये पोजीशन? 3 to 4 month। 3 से 4 महीने तक आप ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी, एसबीआई पीएसयू बैंकों में पिछले 2 दिनों में तेजी दिखी है, 3 से 4 महीने का उनका होराइजन है, क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे एसबीआई को अगर हम देखें तो ओवरऑल सबसे पहले पीएसयूज ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म करा था। हमने देखा था कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक यहाँ पे बाइंग का रुझान ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिल रहा था। बट पीएसयू सेक्टर भी अब यहाँ पे फर्दर पिकअप करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसबीआई जो एक हैवी वेट है उसकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो स्टॉक ने अपनी 200 ईएमएस को नीचे की तरफ टेस्ट करा अराउंड 765 के लेवल के पास, और वहां से एक फर्दर अपवर्ड बाउंस देखने को मिल रहा है। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इनको। ऊपर की तरफ अगर आपका 3 से 4 महीने का नजरिया है तो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम जो इसके अंदर बना हुआ है उस हिसाब से टारगेट ऊपर की तरफ आपको 860 तक का फर्स्ट टारगेट देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ 775 का स्टॉप लॉस बना के रखें। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है ध्वनि की तरफ से। भावनगर से अब्दुल कादिर साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैडम अच्छा है मैडम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बताइए अब्दुल कादिर जी, आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस स्टॉक पे सलाह चाहते हैं आप? तो मैडम मेरे पास टाटा स्टील के शेयर है। ओके। 54 शेयर जी। और ये 171 का मेरा वो बाइंग परचेज है। ओहो, चलिए, थोड़ी बाइंग प्राइस आपकी ऊंची है, लेकिन दिन देखिए यहाँ पर तमाम मेटल काउंटर्स जोश में हैं। ध्वनि के पास जाऊंगी मैं। ध्वनि, इनकी बाइंग प्राइस 171 है। अगर हम इसका 52 वीक हाई भी देखें तो 184 के आसपास स्टॉक पहुंचा है। लेकिन देखिए 153 का एक अहम मार्क जिसको तोड़ने में ये कामयाब रहा है। आज तो खैर तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि तेज़ी की ओर ही है, लेकिन फिर भी 159.20 तक के लेवल से बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊंची है, 171। नियर टर्म आउटलुक अगर आप बताना चाहें तो कितना रिकमेंड करेंगे कि स्टॉप लॉस के साथ? ध्वनि जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे हाल ही आज ही हमने जस्ट ओपनिंग कमेंट्री में ही बताया कि मेटल्स के अंदर आज बाइंग का एक रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील के अंदर भी यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने वापस से दिया है। इनकी खरीद भाव ऊपर की है बट संख्या कम है, उस हिसाब से इनको नुकसान यहाँ पे इतना भारी होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। बट मेरी इसमें बने रहने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मेटल्स के अंदर वापस से एक बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील के अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज का जो ब्रेकआउट और जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है तो 154 का स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगी मेंटेन करना। ऊपर की तरफ इनको अपने कॉस्ट भाव यानी कि 171 तक का एक बाय देखने को मिल सकता है। वहां पर यहाँ पे स्टॉक एक हल्का सा हॉल्ट लेता हुआ दिखेगा, बट जैसे ही इनकी बाय प्राइस के ऊपर स्टॉक मूव होता हुआ देखने को मिलेगा तो वापस से इसके जो ऑल टाइम हाईज है 183 से लेके 185 की लेवल्स के पास वापस वहां तक मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है इनको। सो प्रॉफिट बांधने की भी यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। होल्डिंग पीरियड इनका जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रहेगा। यहाँ पे मेरी सजेशन रहेगी कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने का होल्डिंग पीरियड इसके अंदर गिन के चले। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ टाटा स्टील पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़ रही हैं जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक जी। सोनी जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की दुनिया से आज आपकी रणनीति क्या होगी?
जी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी सारे दर्शकों को। देखिए आज हम ऑप्शंस में रेकमेंड करना चाहते हैं मेट्रोपोलिस की 2300 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज की। हालांकि ये हमने जब रेकमेंड किया है वो 45 प्राइस पे चल रहा है और अभी काफी बढ़ गया है, टुवर्ड्स 59 हो गया है। तो अगर आपको हल्का सा डिप नजर आते हैं टुवर्ड्स 55 टू 54, आप उसी रेंज पे भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आपका रहेगा 80, और अगर करंट प्राइस पे भी कोई बाई करें तो 80 पहले लक्ष्य ले सकते हैं और 90 के दूसरा लक्ष्य पे आप लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया आप 30 रुपीज का। लॉट साइज है 400 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क आपका रहेगा करीबन 5400 के पास, और मैक्सिमम टारगेट के अनुसार आपका रिवॉर्ड होगा 15,000 के करीब। सो मेट्रोपोलिस में हम देख सकते हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है 2200। काफी मल्टीपल अटेम्प्ट लिया है पहले भी इस लेवल को क्रॉस करने के लिए, कभी सस्टेन नहीं कर पाया है। आज हम देख सकते हैं कि एक 56% के रोल ओवर्स अक्टूबर सीरीज में लॉन्ग्स की तरफ बढ़ रहे हैं और दोबारा 2200 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ रहा है। सो मेट्रोपोलिस में एक पॉजिटिव व्यू बनता है कि अक्टूबर सीरीज में टुवर्ड्स 2300 2350 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप सेफ ऑप्शन के लिए 2300 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया करेंगे सोनी जी। तो 2300 की कॉल आपको अक्टूबर सीरीज की खरीदनी है। हालांकि जब पहले उन्होंने रेकमेंड किया था तो लेवल अलग थे, तो वो हमने अभी एक प्लेट बदल दी है। तो अब आपको डिप पे बाय करनी है, 59 के आसपास है, तो आपको 55 के प्रीमियम पर डिप आता है तो वहां पर बाइंग करनी है। पहला लक्ष्य 80 रुपए का, दूसरा 90 रुपए का। स्टॉप लॉस यहां पर 40 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 15,000 तक का हो सकता है, नुकसान 5,400 तक का। यहां पर जरा आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। 90% लोग पैसे कमाते हैं इसमें, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें और इसके साथ ही पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें। चलिए, के टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दीपक अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर रहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम मैंने अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था 700 के प्राइस पर 239 क्वांटिटी। ओके, और उसके बाद मार्केट गिर गया। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, उसका रुक बना रहूँ कि निकल जाऊँ? ठीक है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैम होल्ड तो मैं आराम से 6 महीने तक कर सकता हूँ। 6 महीने तक? ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं? 685 के पास स्टॉक अभी है, 700 रुपए आपकी परचेज प्राइस है। हाँ जी मैम। लक्ष्मीकांत जी आपसे पूछना चाहूंगी, 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं दीपक जी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्या राय रहेगी? देखिए इसने 200 DMA के बाद सस्टेन किया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ये, और इसने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए, और जैसे ही स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है वैसे ही अपसाइड रैली को रिज्यूम करेगा। वहां से फिर ये स्टॉक 775 790 के लेवल को टच कर सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया इनका 6 मंथ का व्यू है, तो मुझे लगता है कि इनको 645 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और एक बार ये स्टॉक 735 के ऊपर निकलता है, जैसे हमें फिर 775 से लेकर 790 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और YouTube के भी दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। और IRFC पर AP साहब हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। ध्वनि, इनका नज़रिया तो मुझे नहीं पता है, लेकिन IRFC में करंट लेवल्स पे क्या खरीदारी की जा सकती है, इस पर ये राय चाहते हैं। कविता, इसमें करंट लेवल्स पे कोई भी खरीदारी के संकेत नहीं बन रहे हैं। स्टॉक का शॉर्ट टर्म बेसिस पे ऑलरेडी ट्रेंड एक नेगेटिव साइड का बना हुआ है, अपनी 200 की EMA को टेस्ट कर रहा है। अगर आप वीकलीज पे भी देखें तो वीकलीज पे भी यहाँ पे एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे कोई भी एक मोमेंटम भी ऑन द हायर साइड पिक होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसे फिलहाल अवॉइड ही करें, यहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजिशन ना बनाए। ठीक है, तो ये एक खास रणनीति आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, मनवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त अमृतसर से जुड़ चुके हैं। मनवीर जी नमस्कार, पूछे किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ जी सर, मेरे पास ये BDL के शेयर है, भारत डायनेमिक्स के 1630 शेयर। ठीक है, कितने शेयर हैं? और मैं 30। ओके, किस भाव पे लिया? 1600 पे, और मैं 1 साल के लिए रुक सकता हूँ। ठीक है, भारत डायनेमिक्स, लेकिन थोड़ा सा नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर BDL में
हालांकि ख़ासतौर पे जब लंबी अवधि का नज़रिया है तो लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा बताइए बीडीएल पर क्या नज़रिया बन रहा है। 1600 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और यहाँ लगभग 13,500 के ऊपर इनको नुकसान होता हुआ क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने तो खैर काफी ऊपर से बाइंग किया है और उसके बाद ही यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। कई दिनों से स्टॉक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने 200 डीएमए के लेवल को भी रिटेस्ट किया है, जो कि 1105 के आसपास आ रहे हैं, और वहीं पर एक छोटा सा बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव आ सकता है इस स्टॉक में, जब तक ये स्टॉक 1100 के ऊपर रहता है। और यहाँ से फिर हमें 1375 के मूव दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको 1100 के ऊपर सस्टेन रहना जरूरी रहेगा। अगर ये 1100 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक को 990 के लेवल्स तक भी पहुंचा सकता है। तो मुझे लगता है कि 1100 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है भारत डायनामिक्स पर। आगे बढ़ते हैं। बिमल पाटनी ने बैंगलोर से व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। उनके पास आरईसी के 300 शेयर है जो उन्होंने 604 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 545 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान तो है उनको इस पोजीशन पर। ध्वनि, आपसे पूछना चाहूंगी आरईसी क्या राय रहेगी चार्ट पर। उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं भेजा, लेकिन नियर टर्म का टाइम होराइजन देखें तो क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम आरईसी का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पिछले 3 सेशंस में डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट मोमेंटम जो है वो यहाँ पे काफी लेस है। आपको अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं पूरे हफ्ते भर का मूव, तो हफ्ते भर में यहाँ पे स्टॉक ने कोई भी एक अपसाइड नहीं बताया है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर को भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं वीकलीज पे भी, तो कोई भी एक मोमेंटम इसके अंदर वापस ऑन द हायर साइड बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। कोई भी एक बाउंस भी स्टॉक यहाँ पे लेता है तो आपको ऊपर की तरफ 575 तक के एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बने रहे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ में 520 का, और ऊपर की तरफ 575 के पास एक एग्जिट यहाँ से ले ले, आपका नुकसान यहाँ पे कम होगा। चलिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ जिनका सवाल है एसएन गाड़िया साहब इंदौर से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, और बजाज ऑटो में इन्होंने जो है ख़रीदारी कर रखी है। इनकी प्राइस एक बार देख लेते हैं, 11,900 की इनकी बाइंग प्राइस है। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो देखिए, मुनाफे में तो बहुत ही बढ़िया बैठे हुए हैं। फ़िलहाल 12,400 के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें नज़रिया हमें इनका पता नहीं है। आगे अगर नियर टर्म आउटलुक समझना हो मुझे, तो आप कितनी सलाह देंगे इनको? ये ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, और 2 दिन पहले इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रॉडर स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक 12,700 के लेवल्स को टच कर सकता है। अब जैसा कि आपने बताया, इन्होंने कोई ड्यूरेशन नहीं दिया है, तब भी मैं इनको 12,150 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा, और जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें यहाँ से 12,700 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो 12,150 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, रुके रहना है। 12,700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं बजाज ऑटो में। ये सलाह आपको दी जा रही है। हमें फ़िलहाल योर स्टॉक को यहीं समेटना होगा।